सो हे वीवियंस, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 के बारे में। जी हाँ, आपके क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइज, हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हम पूरा पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, उम्मीद करता हूं कि आप देख सकें, इतनी हिम्मत आपके अंदर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला सवाल है कि व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब इसका। देखिए, इसका मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो बायोलॉजिकली क्लासीफाई करना किसी भी लिविंग चीज़ को। किसी भी लिविंग चीज को अगर क्लासीफाई कर रहे हो बायोलॉजिकली, दिस इज नॉन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पर ले जाता हूं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। इनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या करा, एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इन्होंने प्लांट को डिवाइड करा 3 सेपरेट ग्रुप में। एक करा हर्ब्स में, एक करा श्रब्स में, एक करा ट्रीज में। एरिस्टोटल ने ये काम प्लांट की हाइट के बेस पर ये काम किया। अब जानते हो, हर्ब्स की हाइट बहुत छोटी होती है, घास फूस आपकी इसी में आती है। श्रब्स की हाइट थोड़ी बड़ी होती है, जो भी जैसे गुलाब का पेड़ हो गया, माने जो झाड़ झंकोड़ जिसमें आते हैं वो श्रब्स हो गए। और ट्रीज को आप जानते ही हैं, माने ये बहुत छोटी हाइट वाले, ये उससे बड़ी हाइट वाले और ये सबसे बड़ी हाइट वाले। माने प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई करा किन्होंने, एरिस्टोटल ने। साथ में एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करा 2 डिफरेंट ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट होती है, एक जिसमें आरबीसी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल ने 2 ग्रुप बनाए। कौन कौन से, एक प्लांट के और एक एनिमल के। प्लांट के बनाए 3 ग्रुप, इसके बनाए 2 ग्रुप। यहाँ बनाए आरबीसी के बिहाफ पे, वहाँ बनाए हाइट के बिहाफ पे। सो ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, बट कुछ ज़्यादा चल नहीं पाया। तो एरिस्टोटल के बाद जो आया वो आया लीनियस का क्लासिफिकेशन। लीनियस ने कहा, क्या कहा वो सुनिए। लीनियस ने कहा कि हम इस अर्थ पे प्रेजेंट लाइफ को 2 डिफरेंट किंगडम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, लीनियस ने कहा। सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, लीनियस। सो लीनियस ने कहा इस अर्थ पर प्रेजेंट लाइफ को हम 2 डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप कौन सा बन जाएगा, सबसे पहला ग्रुप बन जाएगा प्लांटेई। सेकंड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटेई और एनिमेलिया। प्लांटे में किसे डाला, प्लांटे में डाला उन्हें जिनके पास सेल वॉल पाई जाती है। जिनके पास सेल वॉल पाई गई उन्हें डाला गया प्लांटे के अंदर, और जिनके पास कोई सेल वॉल नहीं थी उसे किस पे डाला गया, एनिमेलिया के अंदर। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सामने निकल कर आई। क्या निकल कर आई कि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकल कर सामने ये आए कि इस क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को सेम ग्रुप में रख दिया। इसमें पहली प्रॉब्लम ये आई, कैसे, देखिए प्लांटे के अंदर बैक्टीरिया को रख दिया इन जनाब ने। आप जानते हो प्लांट तो भैया मल्टी सेलुलर ग्रुप है, लेकिन आपने बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल का आपने कहाँ डाल दिया, प्लांट के ग्रुप में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं आपने मल्टी और यूनि के ग्रुप में डाल दिया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। देन सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर आता है कि इन्होंने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक को सेपरेट ग्रुप में नहीं रख के सेम ग्रुप में रखा। और जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर सामने निकल कर आता है कि यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को सेम ग्रुप में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट हो गया, प्लांटे क्या होता है, यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लीनियस द्वारा दिया गया सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस इज नॉन एज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज लीनियस डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 डिफरेंट किंगडम। वन इज प्लांटे, अनदर वन इज एनिमेलिया। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड द ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, यूनिसेलर मल्टी सेलुलर को दोनों सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया। एंड देन ऑटो हेटेरो एंड यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो इन शॉर्ट में बोलूँ ना तो लीनियस का सिस्टम भी कुछ खास चला नहीं था। तो इसके बाद आया 3 किंगडम वाला, वो और इम्प्रूव था, और बेटर था। फिर आया 4 वाला, वो और बेटर था। सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा फेमस जो आया वो आया कौन सा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो सबसे लास्ट में आया वो आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड दिस सिस्टम वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नॉन एज R.H. विटेकर in
1969, ये ईयर को आप याद रखिएगा। 1969 ये ईयर था जिस ईयर के अंदर ये सिस्टम को लाया गया था। और इस सिस्टम के तहत लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करा गया था। कौन कौन से ग्रुप थे? पहला ग्रुप था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, ठीक है, तीसरा था फंजाई, फोर्थ था प्लांटे और फिफ्थ था एनिमेलिया। तो ये 5 अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे किसके द्वारा? आर.एच. विटेकर के द्वारा। सो यहाँ पर ये थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो एक सवाल पूछा गया है कि इसके क्या बेसिस थे, मतलब किस आधार पे ये 5 किंगडम बनाए गए थे। तो किस बेसिस पे बनाए गए थे मैं बात कर रहा हूँ बेसिस की, ठीक है। तो बेसिस क्या थे जिसके आधार पे 5 किंगडम बने थे? वो बेसिस बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। पहला है सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, वो हो गया पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या आएगा? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, माने यूनिसेलुलर बॉडी है या मल्टी सेलुलर, अगर मल्टी सेलुलर तो टिश्यू है या ऑर्गन है, वो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरो है, हेटेरो में भी कौन सी टाइप का न्यूट्रिशन है। देन फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। सो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा रिप्रोडक्शन, और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर हो जाता है तुम्हारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये 5 पॉइंट है: सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। देखो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब होता है एवोल्यूशनरी कनेक्शन। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एवोल्यूशनरी माने एवोल्यूशन के बिहाफ पे एक कनेक्शन निकालते हैं, एंड देन उस कनेक्शन के बिहाफ पे हम उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट थे। शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा CTMRP, CTMRP आप याद रखिएगा, आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है ना। CTMRP माने सी क्या हो गया? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन रिप्रोडक्शन एंड देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये CTMRP इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। सो गाइस यहाँ पे हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे, कोई यहाँ पे टॉपिक को मैं ज़रा खींचने नहीं वाला, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए कि आपको चीज़ें बस साथ साथ याद करते रहनी है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने बात करी पहले एरिस्टोटल की, फिर बात करी लीनियस की, देन थर्ड किसकी बात करी? आर.एच. विटेकर की, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे आपका खत्म होता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जरा हम बात करते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स के, इनमें क्या क्या इनकी मेन पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। साथ के साथ आप इसको कॉपी में नोट करिए, कहीं आप सोचे कि नहीं आराम से बाद में लिखते रहेंगे, तो ये काम अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखिए इसके बाद जो हमारे यहाँ पर आता है वो आता है मोनेरा। देखिए मोनेरा के अंदर बता दो बेसिकली आते कौन है? इसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया। इतने समझदार तो आप हैं ही। बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, और क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये होते हैं। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। खाना अपने आप भी बनाते हैं, दूसरे से भी लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटो हैं, कुछ हेट्रो हैं, ठीक है। सो अगर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, देखिए बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ये शो करते हैं कौन सा? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। आपने प्लांट के केस में पढ़ा होगा, दिस शोज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, आई मीन दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर फोटोसिंथेसिस। तो जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जिसमें नहीं होगी वो क्या होगी? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एग्जाम में सवाल पूछा गया है बैक्टीरिया में होने वाला फोटोसिंथेसिस किस तरह का होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में शो होता है। तो नो डाउट बैक्टीरिया भी शो करते हैं फोटोसिंथेसिस, बट इनका फोटोसिंथेसिस प्लांट से थोड़ा अलग होता है। कैसे? ये क्या शो करते हैं? एनऑक्सीजेनिक वाला फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा बात करें बैक्टीरिया के शेप की, बैक्टीरिया के शेप की, तो बैक्टीरिया की मोस्ट कॉमनली 4 शेप पाई जाती हैं। एक शेप होती है स्फेरिकल शेप, इस तरह से, ठीक है। क्या होगी? एक स्फेरिकल शेप लाइक दिस वन, एक होगी कोमा शेप, एक होगी स्पाइरल शेप, ठीक है, एक होगी रॉड शेप। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं बैसिलस, और स्पाइरल को बोलते हैं स्पाइरलम बैक्टीरिया, ये शेप हो गई। और कोमा शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं विब्रियो, और स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकस। ये 4 शेप होती है बैक्टीरिया की, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम एंड देन बैसिलस। ये होता है रॉड शेप, ये होता है स्पाइरल, ये होता है कोमा शेप, और ये होता है स्फेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगी बैक्टीरिया की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कहानी और शेप की कहानी। क्लियर? तो अब आइए ज़रा बात करते हैं मोनरा के 2 डिफरेंट ग्रुप के बारे में। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे और याद करेंगे कि जो तुम्हारे मोनेरा होते हैं, आई मीन बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास सेल वॉल भी होती है, और इनकी सेल वॉल बनी होती है किससे? पेप्टिडो ग्लाइकन से, जिसको आप म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, और ये भी फर्दर किससे बनी होती है? ये बनी होती है शुगर प्लस अमाइनो एसिड से बनी होती है। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी लिखता है कि बैक्टीरिया सेल वॉल किससे बनी है? शुगर प्लस अमाइनो एसिड, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंच गए। बट अगर आपके एग्जाम में कभी आता है ना कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, आप क्या आंसर दोगे? पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, आप सेलुलोज लिख के मत आ जाना, क्योंकि 10 तक बच्चों को लगता है कि जब भी सेल वॉल पूछा जाए आंसर एक ही देना, क्या? सेलुलोज। ऐसा नहीं होता, सेल वॉल बहुतों की अलग अलग होती है और हर एक का कॉम्पोजिशन जो है अपना अलग अलग हुआ करता है। सो यहाँ पे ये बात थी। चलिए अब बात करते हैं मोनेरा के ग्रुप के बारे में। मोनेरा को 2 अलग अलग ग्रुप पे क्लासीफाई करा गया है इनके सेल वॉल के बेसिस पे। ठीक है, तो सेल वॉल के बिहाफ पे 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप बना है आर्की बैक्टीरिया, एक बना है यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अगर आप थोड़े से समझदार हो तो आपको मालूम पड़ेगा आर्के का मतलब होता है एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, माने पुराना बैक्टीरिया। मतलब उसका क्या हुआ? इस धरती पे सबसे पहले लाइफ अगर कोई लेके आए थे तो आर्के बैक्टीरिया लेके आए थे, क्योंकि लाइफ इस धरती पे सबसे पहले यही लेके आए थे, इसलिए इनसे पुराना कोई नहीं होगा, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। बट क्योंकि ये आज भी पाए जाते हैं, जिंदा पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल का खिताब इसे हम दे देते हैं। जी हाँ, आर्के बैक्टीरिया आज भी पाए जाते हैं। आर्के बैक्टीरिया को बहुत ही पुराना बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि धरती पे इनसे पहले कोई नहीं है, लाइफ को लाने वाले ये पहले थे। ठीक है ना? अच्छा, आर्के बैक्टीरिया की बात करें तो इनका एक ही पॉइंट बड़ा फेमस है, इनका एक्सट्रीम हैबिटेट है, माने सबसे डिफिकल्ट हैबिटेट इन्हीं का होता है। कैसे? मैं आपको इसके 3 ग्रुप दिखाता हूं, जो आर्के बैक्टीरिया के 3 ग्रुप हैं। जैसे एक ग्रुप है मिथेनोजन, ठीक है, दूसरा ग्रुप है हेलोफाइल, और तीसरा ग्रुप है थर्मोएसिडोफाइल। ठीक है, मिथेनोजन, हेलोफाइल एंड थर्मोएसिडोफाइल। जो मिथेनोजन है ये होते हैं मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाइज हम क्या बोलते हैं? मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, माने मिथेनोजन बोला करते हैं। एग्जाम्पल इज मिथेनोकोकस आप लिख सकते हो। और ये मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, जैसे काव वगैरह के गट में पाए जाते हैं वाला बैक्टीरिया। ठीक है, और बात करें सेकंड वाले की, हेलोफाइल। हेलो मीन्स क्या होता है? सॉल्ट, फाइल मीन्स लवर, सॉल्ट का लवर, सॉल्ट का दीवाना। तो यहाँ पर क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं हाई सॉल्टी कंडीशन में। आप समझदार होंगे, हाई सॉल्टी एरिया में कोई सेल मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाई सॉल्ट कंडीशन जो है ना वो बाहर एक हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट करता है। हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होता है? हाइपरटोनिक कंडीशन लीड्स टू एक्सोस्मोसिस। तो आप जानते हो कि अगर सेल के बाहर सॉल्ट ज़्यादा हुआ तो सेल का सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए कोई भी सेल सॉल्टी कंडीशन में नहीं रह सकता, लेकिन ये रह सकते हैं, ये रह सकते हैं। तो क्योंकि ये हाई सॉल्टी कंडीशन रहते हैं, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं? दे आर हेलोफाइल एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, खाना बनाए लिया करते, खुद नहीं बनाते। देन थर्मोएसिडोफाइल। थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स होता है हीट, एसिडो मतलब एसिड। ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं इन वो भी किसी हीट वाली कंडीशन में रह के, तो इन्हें बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया। आप सोचिए ना, ये हाई से हाई टेम्परेचर और लो से लो पीएच को बियर कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके लगता है कोई सेल रह पाएगा?
तो लेकिन यहाँ पे रह पाते हैं। सो हम अल्टीमेटली बोलेंगे ये 3 जो ग्रुप बनाए गए ये तीनों शो कर रहे हैं कि इनका हैबिटेट कितना ज़्यादा हार्श है, कितना एक्सट्रीम है, कि जहाँ पे हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स पे पाए जाते हैं, मानते हो? जो पानी होता है ना बहुत जगह पे जहाँ पे पानी उबल रहा होता है, वाटर जो नेचुरली ग्राउंड वाटर से निकलता है और काफ़ी बॉयल वाटर होता है, ये वहाँ पर ही पाए जाते हैं। सो इनका हैबिटेट क्या होता है? एक्सट्रीम। और ये हो गए तुम्हारे आर्कियोबैक्टीरिया की पूरी कहानी। सवाल पूछा जाए आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है स्यूडो म्यूरिन से बनी होती है। क्या रट्टा मारोगे? आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल स्यूडो म्यूरिन से बनी होती है और आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल हाईली ब्रांच्ड होती है। आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल हाईली ब्रांच्ड होती है, ये भी एक फीचर है, याद करना। दोबारा सुने, आर्कियोबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया है, पुराना बैक्टीरिया, क्योंकि धरती पे लाइफ ये लेके आए थे। फिर क्योंकि पुराना है तो इन्हें क्या बोलेंगे, और आज भी पाए जाते हैं तो इसलिए बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। दिस शोज एक्सट्रीम हैबिटेट। इनके 3 ग्रुप बनाए गए, मिथेनोजन, हेलोफाइल एंड थर्मोसिडोफाइल। मिथेनोजन मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, हेलोफाइल सॉल्ट में रहने वाले बैक्टीरिया, और ये हो जाएगा थर्मोसिडोफाइल माने हीट में रहकर एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करते हैं? ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आपके एक बार नीट में आ रखा है H2SO4 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग याद कर लेंगे। ये हो गया आपके आर्कियोबैक्टीरिया कहानी। चलिए बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। सो बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो आसान है, ये भी कुछ इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सो यू बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्यों भाई? ऐसा क्या है इसके पास? एक बैक्टीरिया होने के लिए जो फीचर चाहिए वो सारे इसके पास है। कैसे? एक बैक्टीरिया होने के लिए चाहिए कि उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना हो, और इनका सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। तो इनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। अब इनके बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे। जैसे होता है ना स्कूल पे तुम्हारे 11 सेक्शन है, 12 सेक्शन है। 12 तो उसमें 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, 11 के 3-4 सेक्शन है। तो हर एक क्लास में एक सेक्शन फेमस होता है। जैसे 11th में 11th बी फेमस हो गया, 12th में 12th सी फेमस हो गया। ऐसे ही आर्कियोबैक्टीरिया के बहुत सारे ग्रुप बने हुए। उसमें से एक ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको हम नाम देते हैं क्या? साइनोबैक्टीरिया। ये ग्रुप बड़ा फेमस है इसका। इस ग्रुप की खास बात बताऊं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनना। एल्गे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट के जैसे, माने कि जैसे एल्गे, इसीलिए इसको हमने एल्गे नाम दे दिया। ब्लू ग्रीन नाम क्यों दिया? क्योंकि इनका जो कलर होता है वो क्या होता है? वो ब्लू ग्रीन का कलर होता है। दैट्स व्हाई इन्हें क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोला करते हैं। पूछा जाए कौन सा बैक्टीरिया प्लांट की जैसा माना गया है, आंसर इज साइनोबैक्टीरिया। कुछ लोग इसे आज भी प्लांट के अंदर इंक्लूड करना पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, सो नो डाउट दे आर ऑटोट्रॉफिक, लेकिन इसके अंदर भी दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर कीमोसिंथेटिक। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, कुछ है जो बनाते हैं केमिकल की हेल्प से, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। अब मैंने तुमसे कहा था कि बैक्टीरिया शोज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, सॉरी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एक एक्सेप्शन है, अगर आप साइनो बैक्टीरिया को छोड़ दें तो साइनो के अलावा जितने भी बैक्टीरिया शो करते हैं तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, वो शो करते हैं एनऑक्सीजेनिक। ये अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जो शो करता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये भूलना मत, दिस इज द $1 मिलियन पॉइंट। ये कभी एग्जाम में हमेशा आना है। तो पूछा जाएगा कि ज़्यादातर अगर एग्जाम में आ जाए बैक्टीरिया शोज विच टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, क्या लिख कर आएंगे? भाई बैक्टीरिया तो ये भी आता है। अगर क्वेश्चन कभी आता है कि बैक्टीरिया कौन सा शो करता है, आप आंसर एनऑक्सीजेनिक ही टिक मारेंगे, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन में ना भाई, ज़्यादातर केस तो वही वाला है। तो हाँ, ये शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक के नेचर शो करते हैं। अच्छा, एक बात और, इनके कुछ मेंबर के पास, ध्यान सुनना, मैंने कहा कुछ, इनके कुछ मेंबर के पास हेट्रोसिस्ट सेल पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर के पास हेट्रोसिस्ट सेल पाई जाती है। और इस सेल की खास बात बताऊं, ये सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। अब ये क्या भला है? ये भला कुछ नहीं है। प्लांट जो है ना वो N2 को यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है जो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है।
तो प्लांट बेचारा भूखा है, प्लांट बेचारा भूखा है और प्लांट के सामने खाना रखा है N2 और प्लांट इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकता। तो क्या होता है, बैक्टीरिया आता है, कहता है रो मत में तेरे लिए। बैक्टीरिया इस N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट अमोनिया खाता रहता है मस्त तरीके से, और ये क्या, ये हो जाता है खुश। इसका मतलब बैक्टीरिया N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, जो प्लांट के लिए फायदेमंद है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अमोनिया, अगर N2 से अमोनिया बन रहा है तो इस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन व्हिच इज रन बाय साइनोबैक्टीरिया विद हैविंग हेट्रोसिस्ट। जिनके पास हेट्रोसिस्ट है वही ऐसा काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं ना साइनोबैक्टीरिया का, तो मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम। एक एग्जांपल है नॉस्टॉक, आज एक एग्जांपल नॉस्टॉक। नॉस्टॉक की बॉडी में कुछ कुछ ऐसा हिसाब होगा। नॉस्टॉक की बॉडी में ऐसे लार्ज सेल्स पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। इन्हीं सेल के अंदर पावर होती है कि दे कैन शो नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज दे हैव एन एंजाइम नॉन एज nitrogenase. Because for conversion of nitrogen into ammonia, this process requires an enzyme known as nitrogenase. बिना इस एंजाइम के ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता, और ये एंजाइम सिर्फ कहाँ मिलता है? हेट्रोसिस्ट सेल के पास मिलता है। इसीलिए प्रोसेस सिर्फ वही शो कर सकते हैं जिनके पास नाइट्रोजिनेस एंजाइम हो, माने हेट्रोसिस्ट हो। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। पहला सवाल, क्या सारे साइनोबैक्टीरिया करते हैं एंटोफिक्सेशन? आंसर इज नो। क्या सारे साइनोबैक्टीरिया के पास हेट्रोसिस्ट पाया जाता है? आंसर इज ना। तो यहां पर अच्छा, साइनोबैक्टीरिया में से मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। मतलब बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। एल्गल ब्लूम क्या है? आपने क्या देखा कई बार एक किसी वाटर बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, मतलब पहले ट्रांसपेरेंट था फिर इसका वाटर बिल्कुल ब्लैक हो गया या डार्क ग्रीन हो गया, ऐसा कलर हो जाता है। जब किसी बॉडी वाटर बॉडी कलर चेंज होता है तो माना जाता है उसके पीछे कारण है एल्गल ब्लूम। व्हाट इज एल्गल ब्लूम? जब किसी पानी के ऊपर ये साइनोबैक्टीरिया एकदम से ग्रो कर जाए, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम सिर्फ उसी पानी में बनता है जिस पानी में गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो एल्गल ब्लूम का मतलब अगर कहीं बन गया, दैट मीन्स ये एक तरह से पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है ये? पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। जिस वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम मिल गया वो पानी गंदा माना जाएगा। क्लियर? और इसके बहुत सारे मेंबर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं साइनोबैक्टीरिया के। ध्यान से सुन लेना, इसके बहुत सारे मेंबर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा चलो, यूबैक्टीरिया का एक ग्रुप तो हो गया साइनो। इसके अलावा और जो ग्रुप है वो दूसरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप बैक्टीरिया ये कुछ नहीं, आपने पढ़ा मिल्क से कर्ड का जो कन्वर्जन होता है लैक्टोबैसिलस द्वारा, वो इसी का मेंबर है, हेटेरोट्रॉफिक का मेंबर है। तो यहाँ पे सिंपल था, साइनो को अलग कर दिया, हेटेरो को अलग कर दिया। इसके बाद एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया की हम बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। अलग क्यों है? क्योंकि हम आमतौर पे जानते हैं कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं मिलती जो उसको बहुत ही स्पेशल बनाती है। तो माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती और वो ही इसको स्पेशल बनाती है, माने ये थोड़ा अलग है। तो इनके पास सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है इसलिए इनके ऊपर पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक कोई असर नहीं कर सकता। पेनिसिलिन सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया को किल कर सकता है जिनके पास सेल वॉल है। क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, ये इसे कुछ नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब इसको नहीं मार सकता है? मार सकते हैं भाई, और भी तो तुम्हारे मतलब तरह के एंटीबायोटिक अवेलेबल है। जैसे क्लोरामफेनिकोल हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये सब भी इसको किल कर सकते हैं। हाँ, बट पेनिसिलिन नहीं मारेगा। एग्जाम पूछा गया है, पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा को क्यों अफेक्ट नहीं कर सकते? बिकॉज माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट अफेक्ट देम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की बात करूँ, इसे स्मॉलेस्ट सेल का दर्जा दिया जाता है। इसे दर्जा दिया जाता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का खिताब दिया गया है। इसका एक कॉमन नेम भी माइकोप्लाज्मा का मालूम है? माइकोप्लाज्मा का कॉमन नेम बताऊं? पपलू। बताऊं पपलू क्या है? पपलू मतलब हो गया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे क्या बोलते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे बोलते हैं पपलू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका? पपलू। ओके, और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा डिजीज कॉज भी करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, डिजीज भी कॉज करा करते हैं। सो ये है तुम्हारे माइकोप्लाज्मा की कहानी। सो ये रहा तुम्हारा मोनेरा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा।
अगर आ गया है तो लाइक करिए और चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका क्या है, प्रोटिस्टा। यार प्यास बड़ी लगती है पढ़ाते पढ़ाते। चलो भाई बात करते हैं प्रोटिस्टा की। ये वाला जो ग्रुप है नो डाउट ये भी सिंगल सेल का है, ये भी एक यूनिसेलुलर ग्रुप है। इसके अंदर कुछ शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कुछ शो करते हैं हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कुछ शो करते हैं दोनों टाइप का न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो दोनों शो करे, ऑटो भी शो करे और हेट्रो भी शो करे, ठीक है, वो होता है मिक्सोट्रॉफिक। और इनके पास कुछ के पास सेल वॉल पाई जाएगी, कुछ के पास नहीं पाई जाएगी, ठीक है। और इनकी हम बात करें तो इनका जो हैबिटेट है कुछ भी हो सकता है, बेसिकली एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक के अलावा और भी हो सकता है। हम प्रोटिस्टा को यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं और एक साथ सारे ग्रुप को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक साथ करेंगे ताकि टाइम थोड़ा हमारा कम लगे, वरना तो आप जानते ही हो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, इतनी लंबी वीडियो कि आपकी कमर दुख जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लाते हैं और करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। देन हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स की। देन हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स की। फिर हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड की और लास्ट पे किसकी बारी आएगी, प्रोटोजोन्स की, ठीक है। ये हम बात करेंगे। ये मान लीजिए कि प्रोटिस्टा फादर हो गए इनके और ये 5 इसके बेटे हैं, ठीक है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। इन 5 ग्रुप को याद करने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी। आपने गाना सुना डेस्पासीतो, डेस्पासीतो वो वाला, ये ना ऐसे मतलब स्पेलिंग में जाना, तो बस ये तो गाना याद करना है। ध्यान से देखो, डेस्पासीतो उड़ा दो ITO। डेस्पासीतो में डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, क्राइसोफाइट्स हो गया। तो डेस्पासीतो आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्लियर। चलो तो बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। सो भैया क्राइसोफाइट्स जो हो गए, क्राइसोफाइट हो गया और एक हो गया डाइनोफ्लैजिलेट। ये दोनों हो गए तुम्हारे प्लांट लाइक, दे आर बोथ लाइक प्लांट। ये दोनों प्लांट के जैसे हो गए, प्लांट के माफिक हो गए बट प्लांट नहीं है, प्लांट नहीं है। क्राइसोफाइट की बात करूं तो क्राइसोफाइट का जो हैबिटेट है नो डाउट एक्वाटिक है, वो भी मैराइन स्पेशली, खारे पानी में रहने को काफ़ी पसंद है बहुत। और इस ग्रुप के 2 मेंबर हैं, एक तो डायटम्स है और एक डेस्मिड्स है, ठीक है। मतलब क्राइसोफाइट के 2 बच्चे हैं, एक डेस्मिड्स और एक डायटम्स। डेस्मिड को बेचारा कोई नहीं पूछता, किसको पूछे, सब डायटम्स को पूछते हैं। जैसे आपका अपने घर में आ रहा आपको कोई नहीं पूछता होगा, ऐसे यहाँ पे डेस्मिड्स को कोई नहीं पूछता, पूछते किसको, सब डायटम्स को पूछते हैं। सो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो सारी बात करने वाले हैं डायटम्स को लेके बात करेंगे, हम डेस्मिड्स को लेके बात नहीं करने वाले हैं। डेस्मिड्स को बोलते हैं वैसे, इसका एक नाम क्या है, गोल्डन एल्गी, ठीक है, गोल्डन एल्गी इसको हम बोला करते हैं। अच्छा छोड़िए, ये तो अपने को बात ही नहीं करनी, बात करनी किसको, डायटम्स को लेके। अब डायटम्स की बात करूं तो डायटम्स के पास भैया सेल वॉल होती है जिसके 2 लेयर होती है। आई थिंक गाइस आपको शोर मिल रहा होगा, यहाँ के लोगों को ना चैन नहीं है, इनको सारे काम जब करने जब मैं क्लास लेता हूँ, ये फिरा ला के बैठे होते हैं कि मैं कब आऊँ, और जैसे मैं आता हूँ खाली बैठे हूँ तो भी काम करेंगे, बस शोर आना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे, अरे शांत हो जा नवाब, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक मिल रहा है आपको। हाँ भाई, ये है तुम्हारा डायटम्स, तुम्हारा नहीं है मतलब है डायटम्स, सिंगल सेल का
इसके ऊपर सेल वॉल देखो, सेल वॉल की एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे है। जो सेल वॉल के लेयर ऊपर है इसको बोलते हैं एपिथिका। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसके लिए माफी चाहूंगा, इतना पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्या ही एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, दो लेयर दो वर्ड मैंने कौन सा कुछ हो ही जाएगा। हाइपोथेका एंड एपिथिका, ये कुछ भी सेल वॉल है। अच्छा, इनकी सेल वॉल पे होता है मजे की बात, इनके सेल वॉल के ऊपर सिलिका डिपॉजिट हो रखी होती है। इनकी सेल वॉल के ऊपर ऐसे सिलिका डिपॉजिट हो रखी होती है, जो इनके सेल वॉल को इनडिस्ट्रक्टिबल बना देता है, जो इनके सेल को इनडिस्ट्रक्टिबल बनाने का काम करता है। सो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि क्राइसोफाइट में डायटम, जो इनके पास जो सेल वॉल है वो दो फ्लैप में प्रेजेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखें, इसकी सेल वॉल की अरेंजमेंट होती है सब बॉक्स लाइक, ठीक है। तो ये इनके डायटम्स में सेल वॉल का अरेंजमेंट होता है, और इनके पास भी क्लोरोफिल पाया जाता है जैसे कि और प्लांट के पास मिलता है। तो इसीलिए ये बोलते हैं ये प्लांट के जैसा, मैंने कहा ना प्लांट जैसा क्यों, क्लोरोफिल है इसके पास जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और क्लोरोफिल है तो नो डाउट दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। इसके कुछ मेंबर प्लैंकटन भी कहलाते हैं। प्लैंकटन क्या होते हैं? ऐसे प्रोटिस्टा जो वाटर में फ्लो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोला करते हैं, और ये इन्हें हम प्लैंकटन ही कहा करते हैं। चलिए फिर बात करें इनके, एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डायटोमिशियस अर्थ, बड़ा कीमती वर्ड है ये डायटोमिशियस अर्थ। कीमती वर्ड क्यों है? ध्यान से सुनना। समुद्र है, समुद्र में पाए जा रहे हैं, मान लो सी वाटर हो गया। जब ढेर सारे डायटम्स एक साथ नीचे बैठते हैं सी के बॉटम पे, जब एक सारे डायटम्स, जैसे मान लीजिए हवा में बहुत सारे सॉइल पार्टिकल होते हैं, ऐसे जब सॉइल पार्टिकल के साथ नीचे बैठते हैं ना, सेम ऐसे जब बहुत सारे डायटम्स एक साथ नीचे बैठते हैं सी के बॉटम में, तो जितने एरिया तक ये डायटम्स पाए जाएंगे उतने एरिया को हम क्या बोल लेते हैं? डायटोमिशियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डायटोमिशियस अर्थ। इसका फायदा सिर्फ कितना है कि लोग जाते हैं डायटोमिशियस अर्थ और वहाँ से निकालते हैं डायटम्स को, निकाल के उनकी सेल वॉल का बड़ा यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। हम लोग बड़े ही सेल्फिश लोग हैं, हम इनकी सेल वॉल का यूज़ करते हैं किस काम के लिए? सुनना, एक तो पॉलिशिंग के लिए, जूते पॉलिशिंग के लिए की मैं बात नहीं कर रहा, पॉलिशिंग के लिए, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स के लिए, ये इनका यूज़ है। तो ये होगी तुम्हारी किसकी कहानी? क्राइसोफाइट्स की कहानी। अब क्राइसोफाइट्स के बाद किसकी बारी आती है? डायनोफ्लैजिलेट्स की। तो अब जरा डायनोफ्लैजिलेट्स को लपेटते हैं। तो चलो भाई, इसको तो टाटा बाय बाय। चलो अब सेकंड बारी आती है किसकी? डायटम्स की, सॉरी डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनो मतलब डायन नहीं है ये, डायनो मीन्स बात करें दो तरह के, इनके पास दो तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं? डायनोफ्लैजिलेट। इनको हम बोलते हैं आर्मोर्ड डायनोफ्लैजिलेट। आर्मोर्ड समझते ना, कवच। इनके पास सेल वॉल प्लेट्स के फॉर्म में पाई जाती है, और वो इनको एक कवच के जैसा एक लुक देता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट ने कवच पहन रखा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? आर्मोर्ड डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, इनके पास दो ग्रुप पाई जाती है, एक तो मिलता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, एक मिलता है ट्रांसवर्स ग्रुप। This is the transverse group and this is the longitudinal group, and each group contain a single flagella. एक फ्लैजिला यहाँ होगा और एक फ्लैजिला यहाँ, and the both the flagella are located perpendicular to each other। माने दोनों फ्लैजिला एक दूसरे से 90 डिग्री पर लोकेटेड होंगे, और यहाँ पर जो इनके अंदर मूवमेंट होती है, this shows whirling whips movement, this shows whirling whips movement। ये क्या करते हैं? ये जैसे आपने दीवारी में देखा चक्रियाँ आती है, चलाते हैं, घूमती है, आपने कूदा होगा, तो बिल्कुल उस तरह से पानी में से मूव करते हैं, चक्री की तरह मूव करते हैं। तो उस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? व्हिर्लिंग विप्स मूवमेंट। और नो डाउट इनके पास भी सेल वॉल है, इनके पास भी क्लोरोफिल है, और ये भी क्या है? ऑटोट्रॉफिक, जो कोई वो नहीं है। इसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, गॉन्यूलेक्स। अपना नाम भूल जाना चलेगा, इसका नाम मत भूलना। गॉन्यूलेक्स कॉजेस रेड टाइड। रेड टाइड अगर आपने नहीं देखे तो कोई देख लेना गूगल पे, इतना तो कष्ट कर सकते हो। तो ये रेड टाइड कुछ नहीं, रेड का एक पोर्शन होता है जहाँ पे पूरा का पूरा सी रेड हो चुका होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉन्यूलेक्स। इसके बहुत सारे नंबर वहाँ पे पाए जाते हैं, क्लियर। और एक पता है, डायनोफ्लैजिलेट को हम बोलते हैं कलरफुल क्लास ऑफ द प्रोटिस्टा। हर क्लास, हर कलर के यहाँ पे इसके ग्रुप पाए जाते हैं। मतलब डायनोफ्लैजिलेट कुछ मेंबर येलो, कुछ पिंक, कुछ रेड, कुछ ग्रीन, जैसा पिगमेंट इनकी सेल वॉल पे होगा वैसा ही कलर देंगे।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज द कलरफुल क्लास ऑफ द प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डायनेसोर, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही है। क्लियर है ना। अब बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। देखो भैया, तुमने कभी साइंटिस्टिक लड़ाई देखी है, हाथ मुक्के वाली, एक दूसरे के लगातार धरे जा रहे हैं, ऐसा सीन हुआ था एक बार, मतलब हाथापाई की बात नहीं हुई थी, लड़ाई हुई थी, और लड़ाई बहस हुई तगड़े वाली, यूग्लिनॉइड्स के ऊपर बहस हुई थी, ये था लड़ाई की वजह। तो क्या थी वजह, पहले इसकी बात सुनो, इसके पास सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, बट इसके पास सेल वॉल की जगह पर एक लेयर है पेलिसिल जो कि प्रोटीन की बनी होती है, एंड दिस पेलिसिल लेयर प्रोवाइड देम फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं किसको, यूग्लिनॉइड्स को। और मैं बात करूं, यूग्लिनॉइड्स के पास दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला। इससे ध्यान देखिए, यहाँ पे दो तरह के फ्लैजिला मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा लॉन्ग फ्लैजिला, जैसे ये रेड वाला हो गया, एक मिलेगा शॉर्ट फ्लैजिला। मैं टेक्निकली बोलूंगा कि इसका दो फ्लैजिला है, लेकिन आपको कितने दिखेंगे, सिर्फ एक रेड वाला, क्योंकि दूसरे वाला इतना छोटा है कि बाहर निकल ही नहीं पाया, जाके इसके चरणों में पड़ गया, भाई मैं नहीं आ सकता, मेरी हाइट छोटी है। तो अगर किसी को बोले तो बोलेगा एक फ्लैजिला, लेकिन हम जानते दो फ्लैजिला है, एक बहुत शॉर्ट फ्लैजिला है, काफी लॉन्ग फ्लैजिला है, जहां पे दो फ्लैजिला कंबाइन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराफ्लैजिलर बॉडी। क्या बोलते हैं, पैराफ्लैजिलर बॉडी, उसको हम नाम दिया करते हैं। एंड देन इसके बाद ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारा क्या कह रहा था मैं कुछ कह रहा था, जहां सोचे क्या मेरे, हाँ सॉरी, इनके पास दो फ्लैजिला, लेकिन आपको विजिबल कितना होता है, आपको एक सिंगल फ्लैजिला विजिबल होता है, ठीक है, और ये मूवमेंट भी इसी फ्लैजिला के द्वारा करा करते हैं। ठीक, इनकी बॉडी पे ऐसे ऑब्लिक लाइनें पड़ी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, माइनिनॉम्स। इनकी बॉडी पे ऐसे ऑब्लिक लाइनें होती हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, माइनिनॉम्स से बोला करते हैं। क्लियर। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा कमाल का है। जब जल्दी सो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा कमाल का है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। ठीक है, माने जब तक धूप होगी खाना खुद बना लेंगे, जब धूप नहीं होगी तो खाना किसी और से ले लेते हैं। माने ये अकेला ऐसा ग्रुप है जो दोनों शो कर रहा है, और जो दोनों शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस तरह का न्यूट्रिशन कहलाएगा, मिक्सोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो इसके अलावा कोई नहीं शो करता दुनिया में मिक्सोट्रॉफिक, सिर्फ अकेला बंदा यही शो करता है। सो यहाँ पर एक पता लड़ाई की हुई थी, लड़ाई इस बात को लेके हुई थी कि यार ये प्लांट है एनिमल, क्यों, इसके पास सेल वॉल नहीं है तो एनिमल वाला फीचर, फ्लेक्सिबल है एनिमल वाला फीचर, बट क्योंकि फूड बना रहा है तो कौन सा फीचर हो गया, प्लांट वाला फीचर हो गया। तो इसके फीचर काउंट करते हैं तो कुछ प्लांट से कुछ एनिमल से, तो बड़ी लड़ाई हुई कि किस में आएगा, एनिमल में आएगा, प्लांट में आएगा। फिर ये आया मुद्दा, ना एनिमल ना प्लांट में, किस में आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। क्लियर है ना। सो यहाँ पर ये चीज़ें मिलते कहाँ पर, ये आपको मिलेंगे साफ पानी में, सफेद फ्रेश वाटर में भी, जहाँ पानी रुका हुआ होता है। ठीक है, तो स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं तुम्हारे स्लाइम मोल्ड्स की। ये तो हमारा हो गया यूग्लिनॉइड्स। देखिए स्लाइम मोल्ड्स एक प्रोटिस्टा के फंगस के बिल्कुल भाई माने जाते हैं। स्लाइम मोल्ड बता दूं तो बेसिकली ये बिल्कुल इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ एक स्टेज पे इनके पास सेल वॉल आती है थोड़े समय के लिए, वो होती है इनकी स्पोर की स्टेज। सिर्फ स्पोर की स्टेज में इनके पास सेल वॉल पाई जाती है। अगर बात करूं तो ये सब ऐसे सिंगल अलग अलग रहते हैं, लेकिन किसी कंडीशन, कुछ अच्छी कंडीशन देख के ये सारे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक मिलकर एक बॉडी बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एक बॉडी बनाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, और ये बॉडी जो है प्लाज्मोडियम जो है आगे चल के ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये बनाएगी फ्रूटिंग बॉडी। कब, जब हालात सही नहीं होंगे तब बनाएगी फ्रूटिंग बॉडी, अदरवाइज नहीं बनाने वाले हैं, बना मस्त रहेंगे आराम से। कहते ना गेट टुगेदरिंग हुई है, सब मिलकर इकट्ठे रहने लग गए। अगर कंडीशन खराब होगी तो बनाएंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी जो स्पोर बनाती हो, और यहाँ से स्पोर बनेंगे ढेर सारे, और जैसे कंडीशन ठीक होगी ये स्पोर रिलीज कर दिएंगे। जैसे स्पोर रिलीज होंगे तो नए नए स्लाइम मोल्ड बना के रेडी कर दिए जाएंगे। तो इन्हीं स्पोर के पास क्या होते हैं, सेल वॉल होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे इतना ही है, मैं ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करूँगा, इसमें इतना याद रखो। लास्ट आता है प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि एनिमल के जैसा माना गया है, और प्रोटोजोन्स के 4 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं।
कौन कौन से ग्रुप है? जैसे कि पहला ग्रुप है तुम्हारा, कौन सा? पहला ग्रुप है तुम्हारा सीलेटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन जिनके पास सीलिया पाए जाए, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया? पैरामीशियम, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन जिनके पास फ्लैजिला पाए जाए उन्हें बोलेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। एग्जांपल के तौर पे ट्रिप्नोसोमा हो गया, ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, मतलब इंसोम्निया, नींद ही नहीं आती बंदे को। और तीसरा यहाँ पर है कौन सा तुम्हारा? स्पोरोजोन्स, इसका मतलब ऐसे प्रोटोजोआ जिनकी लाइफ में इन्फेक्शियस स्पोर बनते हो, ऐसे खतरनाक स्पोर बनते हो जो किसी को नुकसान तक दे सकते हो, ऐसे प्रोटोजोआ का बोलोगे स्पोरोजोन्स। जैसे कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के स्पोर से मलेरिया होता है, क्लियर। और एक लास्ट में आता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोन्स अमीबा की तरह होते हैं हम क्या बोलते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबा खुद इसी एग्जाम्पल में आता है। सो यहाँ पे 4 टाइप हो गए किसके? प्रोटोजोन्स के। आप यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं आने वाला, क्लियर है ना। सो चलिए आगे बात करते हैं तुम्हारा फंगस, जो कि तुम्हारा आखिरी ग्रुप है, मतलब जो हमें पढ़ना है। उसके बाद तो तीसरा ग्रुप तो आप जानते हो, वो आपको पढ़ना है प्लांट वाला, प्लांट किंगडम में पढ़ना है, और एनिमल वाला एनिमल किंगडम के अंदर। एक बात तो सिलेबस आपका जो कट हुआ है वो आपका CBC से हुआ है, नीट से भी कुछ कट नहीं हुआ, तो ज़्यादा खुशता हूँ। अच्छा, बात करें फंगस की, तो देखो फंगस की बात करें तो फंगस जो होते हैं, नो डाउट फंगस क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक, माने डेड डिकिंग बॉडी पे ये ग्रो करते हैं। फंगस के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से बनी होती है, ठीक है। काइटिन जो कि जैसे शुगर से मिलकर बना होता है। फिर फंगस की बात करें तो फंगस की बॉडी बनी होती है किससे? माइसीलियम से। और माइसीलियम किससे बना होता है? ये बना होता है हाइफे से। हाइफे एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? हाइफे। हाइफे भी 2 तरह के होते हैं, एक सेप्टेट हाइफे और एक एसेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे वो होते हैं जिसमें कि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला हो गया केस, ऐसे सेप्टा पाए जाते हैं, मतलब ऐसे बीच में वॉल होती है, और ये हो गया सेप्टेट। और जिसमें वॉल ना पाई जाए वो क्या हो गया? एसेप्टेट। तो यहाँ पे एक ही चैम्बर में बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, तो इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कह लो, बट ज़्यादा अच्छा यहाँ पे टर्म जो रहेगी वो रहेगी मल्टी न्यूक्लिएटेड, या रहेगी सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक का मतलब कुछ नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बट ये टर्म यूज़ करते हैं ओनली फॉर द फंगस। यहाँ पर क्या है? एक में एक, तो ये हो गया यूनिन्यूक्लिएटेड, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगेगी, क्लियर है। 2 तरह के यहाँ पर हो गए। देखिए फंगस के 4 क्लासेस हैं, 4 है, फाइको, एस्को, बेसिडियम, ड्यूटेरो, जिसमें से ये वाला केस दिखता है फाइको के केस में, ठीक है, फाइको में। बाकी एस्को, बेसिडियम, ड्यूटेरोमाइसिटिस, इन सब में दिखते हैं कौन से? सेप्टेट वाले केस देखे गए हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे सेप्टेट और एसेप्टेट को लेके, क्लियर। फंगस की बात करें तो फंगस के केस में जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही सिंपल है। तो मैं उसके स्टेप दिखा रहा हूँ कैसे कैसे इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करता है। सो यहाँ पे लिखेंगे स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। तो पहला स्टेप है यहाँ पे कैरियोगैमी। सेकेंड स्टेप क्या है? डाइकैरियन। थर्ड स्टेप है प्लाज्मोगैमी। 2 सेल है, जब भी 2 सेल आपस में फ्यूज करेंगे, यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा आपको, प्लाज्मोगैमी आप पहले लिखो, कैरियो बाद में, क्योंकि पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा ना। जब भी 2 सेल फ्यूज करते हैं तो 2 सेल फ्यूज करने से क्या होता है? इनका साइटोप्लाज्म पहले मिक्स होता है ना, तो जब इनका सेल साइटोप्लाज्म मिक्स होगा इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी हो जाने के बाद क्या होगा? एक सेल बनेगा जिसके पास 2 न्यूक्लियस होंगे, हाँ है ना, 2 न्यूक्लियस होंगे ना। तो जब एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं उसको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद क्या बनेगा? जुड़ने में बनेगा एक सेल जिसके पास ऐसे होगी एक न्यूक्लियस और एक सेल, जिसको बोलते हैं जाइगोट। तो 3 स्टेजेस आसान है, याद कर लेना आप, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन एंड कैरियोगैमी। जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस जब एक सेल में 2 न्यूक्लियस डाइकैरियन, और जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज करे उसे क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। तो ये हो गए स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके क्लासेस की, तो चलिए फटाफट इसकी 4 क्लासेस लिखते हैं, देन देखते हैं क्या है इसके मेन पॉइंट्स। हम सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात करने वाले हैं,
डिटेल में आपको चीज़ें नहीं कराई जा रही क्योंकि समय का अभाव देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले हम क्लास लेके चलते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, देन आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की बात करूं तो भैया इनके अंदर बात करूं तो मिलते कहाँ हैं, मिलते हैं डैम्प शेडी प्लेसेस में, माने जहाँ छाया वाया नमी हो वहाँ मिलते हैं। इनकी बात करूँ देयर कॉपरफिलस, ये मिलते हैं डंग जहाँ पे डंग वगैरह पड़े हों या लकड़ी कहीं पड़ी हो उस तरह के एरिया में। अगेन ये भी मिलते हैं मॉइस्ट शेडी प्लेस में, ये मिला करते हैं, उनका भी तकरीबन सेम ऐसा ही है। बात करें इनका तो भैया ये पैरासिटिक होते हैं, नो डाउट। पैरासिटिक प्लांट को बीमार करने में इनको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। और कम तो हमारे एस्को वाले मेंबर भी नहीं है, कम तो हमारे बेसिडी वाले भी नहीं है, कम तो भैया ये भी नहीं, कम कोई भी नहीं, सारे ऑलमोस्ट फंगस जो है ना वो पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। माने किसी भी अटैक करने में पसंद होता है। और बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, अच्छा अगर बात करूँ माइसीलियम की तो इनका हो गया एसेप्टेट और बाकी सबका क्या हो गया, सेप्टेट, ठीक है, सबका सेप्टेट माइसीलियम हो गया। देन बात करें रिप्रोडक्शन की, असली खेल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो यहाँ पे एसेक्सुअल जब शो करते हैं तो यहाँ पे एक तरह का स्पोर यूज़ करते हैं। स्पोर हम जानते हैं नो डाउट, एक तो होता है जू स्पोर, एक होता है अप्लेनोस्पोर। ये नॉन मोटाइल, ये मोटाइल, सो दे यूज बोथ टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है, इन देयर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ जू स्पोर करते हैं तो कुछ ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल बात करें तो सेक्सुअल में यहाँ पे सिंपली ऐसा होता है कि दो गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोस्पोर। और वो जाइगोस्पोर फिर क्या बनाएगा, नया फंगस बनाएगा। इसमें आपको रॉकेट साइंस वाली बात यहाँ पे नहीं बताई जा रही, इतना आपके लिए बहुत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डैम शेडी प्लेसमेंट का वो हो गया, हैबिटेट हो गया। पैरासिटिक होते हैं, इनके अंदर सेप्टेट माइसीलियम होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल दोनों होता है। सेक्सुअल में सिंपली गैमेट फ्यूज करते हैं जैसे कि हम बात करते हैं, सेक्सुअल में जूस्पोर अप्लेनोस्पोर दोनों की हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एनसीईआरटी में आप खोल के देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में राइजोपस दिया हो गया, म्यूकर दिया होगा, तो ये आप दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। देन बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम होता है सैक फंजाई, ठीक है। इसका नाम होता है क्लब फंजाई, इनके याद करना ये नाम, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। देखिए ऐसा होता है, सबका फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी वो जो स्पोर बनाती है वो, तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प, इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी का नाम मत भूलना गलती से भी। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है कि आमतौर पे हम जानते हैं कि फंगस मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल है जो सिंगल सेल का बना हो, जो एक्सेप्शन है, जो एस्को का मेंबर है, वो कौन सा एक्सेप्शन है, वो है ईस्ट। ईस्ट एक एक्सेप्शन है जो सिंगल सेल का बना, वरना सारे दुनिया के फंगस क्या है, मल्टी सेलुलर है। अकेला बंदा एक्सेप्शन में आ रहा है। और उसके बाद बात करेंगे कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। किसके थ्रू, कोनिडिया के थ्रू। आपने देखा पेनिसिलिन वगैरह जो एग्जाम्पल आते हैं वो सारे इसी में आते हैं। पेनिसिलिन अगर आपने कभी डायग्राम ध्यान से देखा हो तो उसके बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पर ऐसे होते हैं ना, स्फेरिकल बने होते हैं ऐसे ढेर सारे, ये तुम्हारे कोनिडिया तो होते हैं। अच्छा कोनिडिया देखो, कोनिडिया बाहर की तरफ बन रहा है ना, तो कोनिडिया क्योंकि बाहर की तरफ बन रहा है तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, सो कोनिडिया का ओरिजिन हो गया एक्सोजीनियसली। जो चीज बॉडी के बाहर बने उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोजीनियसली ओरिजिन। माने एस्कोमाइसिटीज का एसेक्सुअल जो स्पोर है जिसको बोलते हैं कोनिडिया, वो एक्सोजीनियसली बनता है। क्लियर। अच्छा तो ऐसा नहीं है सिर्फ एसेक्सुअल करता है भैया, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड परफॉर्म करता है। एसेक्सुअल के अंदर कोनिडिया की हेल्प करे तो सेक्सुअल भी तो करेगा, तो सेक्सुअल के अंदर सिंपली दो गैमेट फ्यूज कराएगा और दो गैमेट फ्यूज कराने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से बनेगा एस्कोकार्प बनेगा, और एस्कोकार्प से क्या बनाएगा, बना देगा तुम्हारे स्पोर। अच्छा एस्कोकार्प के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, एस्कोकार्प के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं और इस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर। क्या बनते हैं, दिस इज एस्कोस्पोर। ध्यान सुनना, दो गैमेट फ्यूज करे, जाइगोट बना, जाइगोट से एस्कोकार्प बना, एस्कोकार्प के अंदर से बहुत सारी बॉडी होंगी जिसमें एस्कोस्पोर बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर, क्योंकि ये वाले स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं ना, इसीलिए ये स्पोर बॉडी के अंदर बने, इसीलिए इनका ओरिजिन क्या हो गया,
एंडोजीनसली, ठीक है, जो बॉडी के अंदर बने वो एंडो, जो बॉडी के बाहर बने वो एक्सो। तो इसका मतलब एस्कोमास्टिटिस में क्या बोलेंगे, सेक्सुअल स्पोर एंडो माने अंदर, एसेक्सुअल स्पोर बाहर बना है माने एक्सोजीनसली। एग्जाम्पल तुम्हारा पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, ये काफी तुम्हारा हो गया न्यूरोस्पोरा। एक न्यूरोस्पोरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंगस है जिसको बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स में यूज़ करा जाता है, इसलिए न्यूरोस्पोरा का नाम मत भूलना, ये इसका तो मैं कहूँगा अच्छे से रट्टा ही मार लो, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ये बड़ा काम में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बाकी एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से रीड मार लेना। तो एस्को के बाद बारी किसकी आती है, बेसिडियो की। तो भैया बेसिडियो के अंदर बेसिकली आते हैं मशरूम वगैरह, सारे एग्जाम्पल बेसिडियो में आते हैं। और बेसिडियो के केस में बताऊं तो कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता, हालांकि बताऊं मैं आपको फाइको एस्को इन दोनों पे सेक्स ऑर्गन थे, लेकिन इसके पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते। तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि इसके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, आंसर क्या आएगा, बेसिडियो के पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो करता कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बड़ा सिंपल है, ये अपनी बॉडी के नॉर्मल हाइफा को ही यूज कर लेता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बॉडी के जो नॉर्मल हाइफे को क्रॉस कर लेता है, और जब बॉडी के नॉर्मल हाइफे क्रॉस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमेटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी मींस जब बॉडी के नॉर्मल हाइफा क्रॉस करें, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, इनके सोमेटोगैमी होने के बाद जो जाइगोट बनता है वो बनाता है बेसिडियोकार्प के नाम की फ्रूटिंग बॉडी। और बेसिडियोकार्प में क्या होता है, इस तरह का ये बेसिडियोकार्प होता है, और यहाँ पर जो बनता है स्पोर वो बॉडी के बाहर बनता है, माने कि इस स्पोर को क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर, और इसको हम बोलेंगे दिस इज एक्सोजीनसली ओरिजिन। तो ध्यान से सुनना, एक्सोस्पोर का सॉरी बेसिडियोस्पोर का ओरिजिन यहाँ पे क्या हो गया, एक्सोजीनसली, माने बेसिडियोमाइसीटिस का सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनसली बनता है, जबकि एस्को का एंडो बनता है, ये आप भूलना मत। और उसके बाद हम बात करेंगे बेसिडियो, देखो ये आपका कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, ये स्पोर नहीं बनाते, ये शो करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें एक टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, माने अपनी बॉडी को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और उससे फिर वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे बेसिडियोमाइसीटिस एग्जाम्पल। इसमें हम बात करेंगे मशरूम की बात कर लेंगे। मशरूम तुम्हारा इसमें बहुत अच्छा काफ़ी एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा मशरूम को लेके। सो ये तुम्हारा मशरूम का हो गया, और इसका दूसरा नाम क्या है, क्लब फंजाई, ठीक है, उसको बोलते हैं सैक फंजाई, क्योंकि इसकी फूटिंग बॉडी सैक लाइक, सैक में समझते हो एम्पिटी होती है, खोखली होती है। अगला ड्यूटेरोमाइसीटिस, इसको बोलते हैं गार्बेज ऑफ द फंजाई। जिस फंजाई को हम क्लासीफाई नहीं कर पाते उसको हम किस में डाल देते हैं, ड्यूटेरो में डाल देते हैं। सो ड्यूटेरो को सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जिस भी चीज़ को हम सही ग्रुप में न डाल सके उसे कहाँ डाल देंगे, ड्यूटेरो के अंदर डाल देंगे। ड्यूटेरो में सिर्फ वो आते हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते या जिनका हमें मालूम नहीं है, वो सारे किस में आते हैं, इसमें आते हैं। और जिसका भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नहीं मालूम या जो शो नहीं करता, वो किसी भी एंगल से कंप्लीट फंगस बोल ही नहीं सकते, उसे क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई। ध्यान से देखना, इनके जो फीचर हैं कुछ मैच करते हैं एस्को से, कुछ मैच करते हैं बेसिडियो से। माने इन फ्यूचर अगर कभी इसके मेंबर को हमने सॉल्व कर लिया तो या तो एस्को में आएंगे या बेसिडियो में आएंगे, फाइको में किसी एंगल से नहीं जाएंगे। तो टेक्निकली बोलूं तो फंगस की तीन ही क्लास हैं, फाइको, एस्को एंड बेसिडियो। ड्यूटेरो तो से बना दी कि जो कहीं नहीं आ पा रहे वो कहाँ जाएंगे, वो ड्यूटेरो में आ जाएंगे। और ड्यूटेरो में अगर कभी इन फ्यूचर में सॉल्व हो गया तो सॉल्व होने के बाद कहाँ से आ जाएंगे, या तो एस्को में या बेसिडियो में, से ज़्यादा में नहीं आने वाले, ठीक है। इनके जब फीचर लिखोगे ना, फीचर देखोगे, जैसे कोनिडिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वाला फीचर किससे मैच कर रहे हैं, एस्को से। इनके पास सेप्टेट माइसीलियम, तो वो तो दोनों से मैच कर रहे हैं, इससे तो कर ही नहीं रहा। फिर आ रहा फ्रेगमेंटेशन, किससे मैच कर रहा है, इससे। तो इनके फीचर कुछ मैच करते हैं एस्को से, कुछ करते हैं बेसिडियो से, तो कहीं ना कहीं ये दोनों से मैच करता है। तो जैसे आगे फ्यूचर में सॉल्व हो जाएगा ये क्लास खत्म हो जाएगी। सो एग्जाम्पल में कोलेकोट्राइकम आप याद कर लो, कोलेकोट्राइकम, ठीक है, ये या ट्राइकोडर्मा, ये आपके एग्जाम में अगेन आ सकता है। तो अब बात करते हैं फंगस के छोड़ के तुम्हारे वायरसेस को लेके, जो कि आपके एनसीईआरटी बताती है। सो गाइस मैं आपको तो बात करूं तो वायरस जो आजकल, वायरस का तो जानते हो कितना प्यार मोहब्बत चल रहा है दुनिया के अंदर। तो वायरस की हम बात करें तो वायरस को लेकर कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं। उन इन्होंने बताया था कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कौन है जो टीएमवी को कॉज कर रहा है, वो इन्होंने बताया था। और एमडब्ल्यू बेजरनिक ने बताया था कि जो हम बोलते हैं ना कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम, एक वर्ड है कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम, इसका मतलब है कि फ्लूइड हाईली इन्फेक्शियस है, किसी कांटेक्ट में आते किसी को बीमार कर सकता है। तो ये लाइन जो इन्होंने बोली थी, आप ऐसे देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हो टाइम की दिक्कत।
बाकी आपको चीज़ अच्छी समझनी हो तो हमारी वीडियो जो आती रहेंगी तो दिखती रहिए, आपको चीज़ें और बेटर समझ आएगी। मतलब जब हम बात करें नॉर्मल क्लास के अंदर तो हमको पता होगा शायद मोनरा के ऊपर हमारी पूरी क्लास निकल जाती है, लेकिन तब भी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन आज करना आना पड़ रहा है तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। डब्ल्यू स्टैनली ने क्या करा था, वायरस को लैब में क्रिस्टलाइज करा था। लैब के अंदर क्या करते हैं क्रिस्टलाइज, जिससे हम वायरस के बारे में पता लगा पाते हैं। तो मालूम पड़ा हमें वायरस भैया दो चीज़ से बना होता है। वायरस दो चीज़ से बना होता है, एक जेनेटिक मटेरियल, एक कवरिंग। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए। डीएनए या तो एसएस होगा या डीएस, एसएस होगा या डीएस। एसएस डीएस क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड। अगर एक स्टैंड है डीएनए का तो सिंगल स्टैंडर्ड, अगर दोनों हैं तो हो गया डबल स्टैंडर्ड। और किसी वायरस के पास या तो डीएनए मिलता है या आरएनए मिलता है। आज तक किसी वायरस के पास दोनों चीज़ें नहीं पाई गई हैं। वायरस के पास या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए, कोई एक ही चीज़ मिलेगी, दोनों नहीं मिल सकती। ठीक है ना। सो जैसे मान लो वायरस ऐसे एक म्यान हो गया, एक मैंने दो तलवार नहीं आती ना, ऐसी एक वायरस में कभी दो चीज़ नहीं आ सकती, या तो डीएनए या आरएनए। जिन वायरस के पास आरएनए मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरसेस, और ये बड़े खतरनाक होते हैं। डीएनए कंटेनिंग वायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरस। और कोविड आपका जो है कोरोना वायरस, वो आपका रेट्रोवायरस है, याद रखना। देन हम बात करते हैं कवरिंग। कपड़े भी तो पहनते हैं, तो इनके बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कैप्सिड। दिस इज कैप्सिड। ठीक है, ये इनकी कवरिंग होती है। कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सिड बना होता है किससे, कैप्सोमर से बना होता है। तो बेसिकली बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है, अंदर क्या होता है एक जेनेटिक मटेरियल का, जो कि डीएनए वगैरह हुआ करता है। तो वायरस की बात सिर्फ इतनी है। और वायरस एक चीज़ और, ना लिविंग ना नॉन लिविंग है। जब तक लिविंग के कॉन्टैक्ट में लिविंग है, लिविंग से अलग हो गया तो क्या है, ये नॉन लिविंग है। फिर वायरस का एक भाई डिस्कवर हुआ था 1971 में, जिसको बोलते हैं वायरॉइड्स, डिस्कवर बाय टियोडेनर। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, फ्री आरएनए होते हैं, सिर्फ आरएनए होते हैं। इनके और कोई कैप्सिड नहीं होता, सिंपल आरएनए होते हैं, लेकिन बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। तो वायरॉइड मीन्स वायरस लाइक्स, तो वायरस नहीं होते, दे आर वायरस लाइक। काफ़ी हल्के होते हैं, माने लो मोलेकुलर वेट होता है, कोई कैप्सिड नहीं होता। और इनसे एक बीमारी होती है पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, आलू के अंदर होती है पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। और याद रखना कि वायरॉइड 1971 के अंदर डिस्कवर हुआ था। बाकी फिर बात आती है लाइकेन की। तो लाइकेन क्या होते हैं, एल्गे और फंगस का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें एल्गा फंगस को फूड देता है और फंगस एल्गे को रहने के लिए शेल्टर। सो दोनों के मिले भगत, दोनों का फायदा होता है। तो इस तरह के कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें से एल्गल कंपोनेंट को बोलते हो फाइकोबायोंट, और आपके फंगस कंपोनेंट का बोलते हो क्या, माइकोबायोंट। तो सिंपली कुछ नहीं, लाइकेन कुछ नहीं। लाइकेन अब समझ लीजिए, जैसे ये एल्गे और फंगस दोनों मिलकर रहते हैं, इसको बोल देंगे पूरे को लाइकेन। ठीक है, फंगल कंपोनेंट को बोलेंगे माइकोबायोंट, एल्गल को बोलेंगे फाइकोबायोंट। तो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट मिलकर क्या बनाएंगे, लाइकेन। ठीक है, और एक बात तो लाइकेन के पॉल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन जहाँ मिलता है वहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो जहाँ पर अगर लाइकेन मिल रहा है तो अच्छी बात है, लाइकेन मिल रहा है माने वहाँ की एयर बिल्कुल साफ है। सो गाइज, ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जो मैंने कोशिश करा कि आपको मैं कम से कम समय में करा सकूँ। नो डाउट आप ये चीज़ें जैसे आप नॉर्मल क्लास में समझते हैं, यहाँ पर मुश्किल से उतना आपको समझ में आया होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ पे आपको सिर्फ एक काम थोड़ा याद कर रहे हैं। देखिए, जब टाइम कम होना तो आप समझने पे जोर नहीं डाल सकते, क्योंकि समझने का टाइम चाहिए होता है। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि जितना कर आप इनको याद करते रहिए। कुछ टॉपिक आपको दिक्कत आएगी समझने में, तो वो तो देखो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे वीडियो आते रहेंगे जो नॉर्मल चैप्टर्स के, आप उसमें देखेंगे ना, आपको चीज़ें अपना क्लियर हो जाएंगे। वो तो हमारी मजबूरी कराना पड़ रहा है कुछ वजह से। बट फिलहाल कोई नहीं, कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो जाइए फॉलो करिए, विनय बालाजी 11 के नाम से आपको वहाँ पेज मिलेगा। सो गाइस, आज वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क हैं, सावधान, देखते रहे विनय बालाजी। टाटा बाय बाय, सब बात है।